रत्रा विजन में आपका स्वागत है। कुछ भी कभी भी। प्लीज डू सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक कमेंट एंड हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो आज हम बात करेंगे जो बॉडी गार्ड की, जो हमारे जितने भी होम अप्लाइंसेस घर में हम यूज़ करते हैं, तो कुछ में हम बॉडी गार्ड लगाते हैं। वैसे तो बॉडी गार्ड सब में होता है, जितने भी होम अप्लाइंसेस होते हैं हमारे, लेकिन कुछ चीज़ों के लिए हमें स्पेशली एक्स्ट्रा एफर्ट करने पड़ते हैं उसकी सेफ्टी के लिए, वो ज़रूरी भी है। तो बात कर रहा हूँ मैं स्टेबलाइज़र की। तो दोस्तों, स्टेबलाइज़र नॉर्मली आजकल हम लोग तो वैसे कई कम ही लगवाते हैं जी, कि इसकी ज़रूरत नहीं है। पर मेरे हिसाब से जैसे एसीज़ वगैरह हैं जो मतलब हाई लोड वगैरह लेते हैं, उनके लिए रिक्वायरमेंट आज भी है। चाहे कंपनी जितनी मर्जी अच्छी आ जाए, अच्छा ब्रांड आ जाए, और वो सभी कहेंगे कि जी हमारा जो एसी है उसमें जो स्टेबलाइज जो है कंट्रोल है पावर, वो हमारा एसी करता है, चाहे इन्वर्टर हो चाहे नॉन इन्वर्टर हो, तो वो उसमें कंट्रोलर कार्ड लगा होता है। तो लगा होता है, ऐसा नहीं लगा नहीं होता है, लगा होता है। पर हमें क्या चाहिए कि हमें उसको ड्यूल प्रोडक्शन का, क्योंकि बहुत महंगे प्रोडक्ट्स होते हैं, नॉर्मली 35,000 से स्टार्ट होता है और ऊपर तक जाते हैं जो एसी वगैरह की रेंज होती है। तो इसमें अगर हम सेपरेटली एक और एक्स्ट्रा एफर्ट करेंगे, लगाएंगे, तो मेरे ख्याल में कोई बुरा नहीं है। उससे क्या है कि आपकी जो है जो प्रॉब्लम है डिफेक्ट की या फेलियर की, वो कम हो जाती है। आपका जो पॉकेट की मनी है उसका नुकसान जो है वो बच जाता है। तो उसमें मेरा तो रिकमेंडेशन है कि हमेशा अपने एसी जितने भी हैं लगवाए हुए, तो उसमें आप स्टेबलाइज़र यूज़ करें। अभी तो चलो जैसे कि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, जो चेंज हो रहा है, तो उसी हिसाब से कई कुछ बहुत सारी चीज़ों का अल्टरनेट आ गया है। लेकिन आज से 15 साल पहले अगर आप लोगों ने देखा होगा, मैं गांव वगैरह में जाता था जहाँ पे अब भी गांव वगैरह में अब भी फ्लक्चुएशन होती है, ऐसा नहीं है। तो पहले ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी। तो गांव वगैरह में क्या करते थे कि शहरों में भी थी उस समय, तो 15 साल पहले की तो बात की बता रहा हूँ। तो जो फ्रिज वगैरह भी होते थे उस पर स्टेबलाइज़र लगा होता था। और जो गांव में लोगों ने एक बड़ा स्टेबलाइज़र लगाया होता था, पूरे पूरे घर के सर्किट के साथ, 5 किलो वाट का हो गया, 3 किलो वाट का हो गया, ऐसे लगाए होते थे। कि पहले तो मैनुअल होते थे, ऑटोमेटिक तो आते नहीं थे। तो उसमें एक चेंजर होता था कि अगर जैसे जो इनपुट आ रही है वो कम हो गई, तो फिर वो बढ़ा के उसको चेंज ओवर करके बढ़ा देते थे। तो हमारे होम अप्लायंसेस चलते थे। जब पीछे से बढ़ जाती थी फिर उसको स्विच करके कम करना पड़ता था। फिर जो चेंज हुआ फिर ऑटोमेटिक आ गया, अपने आप ही एडजस्टमेंट करता था, जैसे पावर बढ़ती थी कम होती थी। वही चीज़ अब भी कंट्रोलर्स है। अब कंट्रोलर वही करता है कि बिजली ज़्यादा आ रही कम आ रही है, तो स्टेप अप स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर को करता है। तो इसके लिए फिर स्टेपलाइज़र जो है ना सबसे बढ़िया है, जो हमारे अप्लाइंसेस को मतलब सेफ्टी देता है। तो पहले मैं आपको ना मेरे घर में लगे हुए हैं, नॉर्मली मैंने एसी के साथ ही लगाए हैं, मैं वो आपको दिखाता हूँ कैसे कैसे डिज़ाइन के हैं। तो फिर हम बात करेंगे स्टेबलाइजर्स की प्रॉब्लम्स की, उसके एरर्स वगैरह जो हैं, तो वो कैसे हम सलूशन कर सकते हैं, हमें क्या करना चाहिए उसके पीछे। तो घबराना नहीं चाहिए। कई बार क्या होता है कि लेडीज़ घर पर होती है, बच्चे घर पर हैं, वो एसी वगैरह चलाते हैं, तो कोई ऐसी प्रॉब्लम आती है तो घबरा जाते हैं। तो आप फ़ोन पे भी डिस्कस करके, या खुद आप हो तो आपको ये चीज़ों की नॉलेज होगी, तो आप घबराओगे नहीं, तो इमीडिएटली सोल्यूशन कर सकते हो। क्योंकि टेक्नीशियन आपके एकदम फ़ोन करने के बाद तो पहुंचेगा नहीं। हाँ, अगर बहुत तगड़ा फेलियर है फिर तो आपको कोई मतलब कि आपके पास कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, आपको वेट ही करनी पड़ेगी। तो पहले हम स्टेबलाइज़र की आपको एक दो स्टेबलाइज़र की अब मैं जो मेरे घर में उसकी शक्ल दिखाता हूँ, वो कैसे हैं और क्या क्या है उसमें। तो उसके बाद फिर मैं बात करूँगा आपसे एरर्स की। तो बने रहिए दोस्तों। एक तो ये मेरे पास स्टेबलाइज़र है, इसमें सिर्फ जो है एनालॉग मीटर है जो सिर्फ पावर बताता है, बाकी कुछ नहीं बताता।
और सिर्फ कितनी वोल्टेज आ रही है, इनपुट कितनी है, वही है। वो बाकी कंट्रोलर वगैरह इंटरनली करता है। ये बेसिकली मेरे पास पहले विंडो एसी था, तो ये मतलब कि ख़राब नहीं हुआ, तो हमने नया परचेज़ नहीं किया, तो मैंने स्प्लिट एसी के साथ इसको लगा लिया। ठीक है जी, पहला नंबर है। और ये जो है कॉपर वायरिंग के साथ है। ये मेरे पास दूसरा है, ये भी मेरा विंडो एसी था, तो ये भी ख़राब नहीं हुआ, तो मैंने स्प्लिट के साथ इसको ही अटैच कर लिया है। ये भी कॉपर वायरिंग के साथ है। इसमें जो एनालॉग मीटर्स हैं उसमें एक तो इनपुट बताता है और एक एम्पियर बताता है कि कितनी एम्पियर आपका जो अप्लाइंसेस है लेता है। उससे हमें पता तो लग जाता है, लेकिन इतनी हाइट है तो बहुत दूर से पता नहीं चलता, तो ध्यान रखना पड़ता है कि अगर एम्पियर ज़्यादा खा रहा है एसी, तो दैट में उसकी सर्विस की ज़रूरत है, उसकी सर्विस कराइए। और या कोई और फेलियर है, उससे क्या होगा कि आपकी जो कंजप्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है ज़्यादा हो जाती है। तो दोस्तों ये है मेरा तीसरा। ये पूरा यूनिट नया ही लगा था, इसमें मैंने ल्यूमिनियस का लगवाया हुआ है। ये नई टेक्नोलॉजी क्या है, इसमें बेनिफिट क्या है, ये लेकिन एलुमिनियम में है, कॉपर वायरिंग में नहीं मिला था मुझे तब, तो जल्दबाजी में मैंने यही लगवा लिया। इसमें पर बेनिफिट क्या है, इसमें पहले 33 सेकंड्स का वेट है। जैसे ही आप ऑन करते हो तो 33 सेकंड्स इसने पहले पावर को कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट करने के बाद फिर इसने आगे करंट छोड़ना है। इसमें ये बेनिफिट है। मैं सजेस्ट करूँगा ऐसे ही ये जो है अपने स्टेबलाइजर ये ऐसे लगवाने चाहिए। ये देखिए अभी वो चलने के बाद अब उसने अपनी बता दी कि इनपुट कितनी आ रही है 256, और जो ओपी है आउटपुट कितनी है अब 237। ठीक है जी, उसने उसको कम कर दिया है क्योंकि वो ज़्यादा आ रही थी, तो उसको उसने कम कर दिया है। आजकल की टेक्नोलॉजी में ऐसा स्टेबलाइज़र काम करता है। तो चलिए अब हम बात करेंगे इनके प्रॉब्लम्स के और एरर्स के। तो दोस्तों जो अपने स्टेबलाइज़र के कोर्स होते हैं, वैसे तो अलग अलग जो तो ब्रांडेड कंपनीज हैं उनके अलग अलग होते हैं कोर्स वगैरह, फिर भी कुछ स्टैंडर्ड होते हैं जिनके बारे में मैं बात कर लेता हूँ। इसमें होता है H1, H1, HC, HI, LO, OH, O, H1, स्मॉल में H1, कैपिटल में H1, डिस्प्ले और OP आउटपुट, जिसको आउटपुट बोलते हैं, वो होते हैं। तो नॉर्मली क्या होता है कि ये जो जितने भी एरर्स हैं आप कहीं पे भी जाके चेक कर सकते हो। तो जैसे सपोज H1 है, कैपिटल H1 एरर आता है, उसमें ना स्टेबलाइजर के बैक साइड पे उनके कोडिंग के वो लिखे होते हैं, दिए होते हैं, मेंशन किए होते हैं, तो आप उसको भी चेक कर सकते हो कि H1 है। अगर सपोज H1 है, H1 में क्या होता है कि जैसे कि जो इलेक्ट्रिसिटी है इनपुट मिल रही है स्टेबलाइजर को, वो बहुत ज़्यादा हाई है, तो उसमें क्या करेगा कि जो स्टेबलाइजर है वो उसको करंट को होल्ड कर देगा, आगे पास ऑन नहीं करेगा, तो उसमें H1 का एरर आ जाएगा एकदम से, वो चलेगा नहीं आगे, तो उसको बोलते हैं H1। तो इसके लिए क्या होता है कि थोड़ी देर के लिए आप इसको अपना क्या कहते हैं अप्लाइंसेस को बंद कर दीजिए थोड़ी देर के लिए, और फिर जब 10-15 मिनट बाद इलेक्ट्रिसिटी नॉर्मल हो जाती है तो आप दोबारा से स्टार्ट करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, चल पड़ेगा। और अगर एच भी हो तो भी उसमें यही होता है कि जो इनपुट आपकी आ रही है उसमें ग्रिड से जो पावर आ रही है उसकी हाई है, तो इसमें वर्क करता है, लेकिन वो एरर देता रहता है कि इसमें ये वाला मल फंक्शन हो रहा है। तो कई बार क्या होता है कि ये हैंग हो जाते तो रीसेट करने पड़ते, कईयों में रीसेट का ऑप्शन होता है। तो ये एच जो है H1 और H, इसमें इनपुट का ही आपका सोल्यूशन है। अगर आपके स्टेबलाइजर में एल ओ की एरर आता है, कोड जो एरर है, तो उसमें क्या होता है कि दो ही तरह की इसमें प्रॉब्लम्स हो सकती है, या तो वोल्टेज हाई आ रही है पीछे से या वेरी लो है। तो उस टाइम पर ये क्या करेगा, ये आपका जो स्टेबलाइजर है ये शट डाउन हो जाएगा, ये बंद हो जाएगा, और काफ़ी देर के बाद ही फिर ऑन होता है ये। तो घबराना नहीं है एकदम से बंद हो गया, बार बार पावर ऑफ ऑन ऑफ करते हैं ना कई लोग, मतलब कि पेशेंस नहीं होती, तो वो उसके लिए भी 2-4-5 मिनट वेट कीजिए
और जब वो आपका जो सिस्टम है रीबूट होता है पावर ऑफ करने के बाद, वो जब करंट सारा ख़त्म हो जाता है स्टेबलाइजर के, तो फिर वो जब ऑन करोगे तो चल जाएगा। तो इसके लिए घबराने की ज़रूरत नहीं। अगर आपके स्टेबलाइजर में OH आ रही है तो वो होती है ओवर वोल्टेज, हाई वोल्टेज। तो ओवर हाई वोल्टेज का मतलब ये हो गया कि आपका जो स्टेबलाइजर है उसके कार्ड में कोई प्रॉब्लम आ गई है, तो वो जो है नॉर्मल इनपुट जो आ रही है उसको ओवर वोल्टेज करके इक्विपमेंट को भेजता है। तो उसको चलाना नहीं है, इमीडिएटली बंद करना है। 2-4 बार बंद करके देखिए, अगर सोल्यूशन हो जाता है, रीसेट का अगर ऑप्शन है उससे भी हो जाता है तो वेल एंड गुड। अदरवाइज फिर उसको मत चलाइएगा, नहीं तो आपका जो इक्विपमेंट है उसके कार्ड वगैरह जल सकते हैं। तो टेक्नीशियन को इमीडिएटली बुलवा कर तो उसका सोल्यूशन लीजिए। और अगर OH1 ये वाला एरर आता है आपके, तो उसमें क्या होता है कि जो स्टेबलाइजर है वो ओवर हीट हो रहा है, होता है, तो उसको इमीडिएटली बंद कर देना है। जो अगर OH1 अगर आ रहा है आपके कोडिंग, तो उसमें ये ज़रूर रखना, क्योंकि ये जितने कोडिंग्स वगैरह है ये नए स्टेबलाइजर्स के हैं। जो पुराने थे वो तो आपको पता ही, मैंने बताया ही था कि उसमें एनालॉग मीटर्स होते हैं, उसमें आपको देखना पड़ेगा कि वो काफ़ी बार ज़ोर ज़ोर से टिक टिक करेंगे। अगर कोई प्रॉब्लम आती है ना, वोल्टेज ज़्यादा बढ़ती है, तो फिर वो जो मीटर्स की सुइयाँ होती हैं वो ज़ोर ज़ोर से करती हैं एम्पियर वगैरह की। तो टिक टिक की जब बार बार आवाज़ आएगी तो भी आप उसको स्टेबलाइजर को बंद कर दीजिएगा कि स्टेबलाइजर ओवर वोल्टेज छोड़ रहा है। तो OH1 में क्या है कि ओवर हीटेड है। तो ओवर हीटेड में क्या करना है, आपने इमीडिएटली इसको बंद करके टेक्नीशियन को कॉल करनी है और उसी से ही इसको ठीक कराना है, क्योंकि इसमें कोई इंटरनल कार्ड में फेलियर आ गया है, तो इसीलिए वो ओवर हीट हो रहा है। अगर दोस्तों HC एरर आता है, HC एरर जो कोड है, तो उसमें क्या होता है कि जो स्टेबलाइजर है वो के इनपुट जो है वो हाई आ रही है, बीच बीच में हाई आ रही है, छोड़ रहा है, हाई आ रही है, तो उसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। वो जो स्टेबलाइजर है उसको एरर जरूर देगा आपको हाई वोल्टेज का, लेकिन वो मेंटेन करके रखता है स्टेबलाइजर की वोल्टेज को, आउटपुट देता है जो आपके अप्लाइंसेस को। तो उसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। वो उसको अगर आता भी है तो वो मेंटेन, इसका मतलब वो मेंटेन कर रहा है उसको। हाई ज़्यादा आ रही है इसलिए वो शो कर रहा है कि ये कोड है और ये प्रॉब्लम आ रही है, तो वो मेंटेन कर लेता है। उसमें स्टेबलाइजर को कोई प्रॉब्लम नहीं आती और ना ही आपके अप्लाइंसेस को प्रॉब्लम आती है। अब हम OP की बात करेंगे, आउटपुट। जो आजकल जो है, जब सुई वाला भी आता था एनालॉग वाला, तो OP होता है आउटपुट, कि आपका कितनी जो है पावर बता रहा है, जो अप्लाइंसेस को आपके जा रही है। 220 जा रही है, 230 जा रही है, 250 जा रही है, वो पूरा आपको डिस्प्ले में बताएगा। और वैसे भी स्टेबलाइजर मेंटेन करके 225 के आसपास ही भेजता है करंट को, जिससे कि आपका जो अप्लाइंसेस वगैरह उसको कुछ भी प्रॉब्लम ना आए। ठीक है जी। और होता है DLY डिस्प्ले। डिस्प्ले नॉर्मली जैसे आ ही रहे हैं, हमारे डिस्प्ले लगी हुई है, तो उसमें क्या इनपुट आ रही है, क्या आउटपुट आ रही है, तो वो फंक्शंस को ये सारा अपना बताता है। तो ये कुछ कोड्स हैं दोस्तों जो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं, और आप इनको ध्यान से सुन भी लीजिएगा तो आपको थोड़ा सा ज्ञान हो जाएगा। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। और किस किस कोड में आपको टेक्नीशियन की रिक्वायरमेंट है, और मैं सिर्फ यही जाते जाते सजेस्ट करूँगा कि आप इतना बड़ा महंगा अप्लाइंसेस लेते हैं, जैसे ACs वगैरह काफ़ी महंगे होते हैं, तो उसमें 2-2,500-3,000 रुपया और इन्वेस्ट करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो कई बार क्या होता है कि आप जो सेल्स वाले होते हैं क्या करते हैं, वो देखते हैं कि आपका बजट नहीं है, बड़ी मतलब कि मुश्किल से प्रोडक्ट को ले रहे हैं, या कोई EMI पे ले रहा है, तो सेल्स वालों ने तो बेचना है जो है, तो वो कहेंगे जी इसमें है जी, आप घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप लगवाओ कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पर फ़र्क पड़ता है दोस्तों। तो उस समय इसको भी आप प्रोडक्ट को ऐड ऑन करो अपने उसमें ही, अप्लाइंसेस के साथ साथ में ही इमीडिएटली इसको आप लगवाओ। तो इससे क्या होगा कि आपके अप्लाइंसेस की उम्र बढ़ जाएगी और आगे के टाइम के लिए जो कॉस्ट है वो बच जाती है। तो ये वीडियो मैं यही समाप्त करता हूँ। थैंक यू सो मच। और इसको आप अगर शेयर करना चाहते हो अपने दोस्तों के साथ तो ज़रूर शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।